सड़क पर नमाज को लेकर राजनीति हो रही है सर, क्या कहेंगे? कहाँ पर राजनीति हो रही है? सड़क उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हो रही है। हम लोग कटिहार में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार है, योगी जी किस तरह की सरकार चलाते हैं, वो उनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम के आधार पर है। योगी जी की सरकार ही इसी पर चलती है कि मुसलमानों को डराओ, हिंदुओं को लड़ाओ। तो स्वाभाविक है कि ये तो काम करेंगे ही करेंगे, इसमें नई बात क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्क है, और यहाँ पर ये चीज कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। यहाँ पर लंबे समय से हिंदू मुसलमान साथ में रहते आए हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि यूपी की तरह बिहार में पोलराइजेशन धर्म के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ लोग मुसलमानों को डरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन यहाँ के इतिहास में, यहाँ की जमीन में अभी तक नहीं रहा है। और हम लोग की कामना है, ऐसी इच्छा है कि आगे भी न रहे, बिहार बिहार बना रहे, यूपी न बने। कटिहार खासकर दूध नगरी रहा है और मखाना उत्पादक क्षेत्र रहा है। संशोधन बिल पर सीमांचल के इलाके में है, और बहुत संशोधन बिल को लेकर बड़ी चर्चा, आप किस तरह से? बिल्कुल वक्फ को लेकर दो बातें हम लोगों ने कही। पहला तो जनसुराज बिल्कुल इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये समझिए। वक्फ का कानून ठीक है खराब है वो अलग बात है। हम लोग इसलिए खिलाफ हैं कि हम लोग का ऐसा मानना है कि जब देश बनाते समय समाज के जिन वर्गों के साथ जो वादे किए गए, वो आपके हमारे पुरखों ने वो वादे किए हैं। इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने वो वादे किए। अगर उन्होंने कहा कि देश सेकुलर रहेगा, तो आपके हमारी ये जिम्मेवारी है कि उन वादों के प्रति हम ईमानदार रहें, वादा खिलाफी न करें। अगर संविधान में जो बात कही गई है उसमें कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, तो जिस वर्ग को वो परिवर्तन प्रभावित करेगा, उस वर्ग को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। आप मुसलमानों की बात छोड़िए, किसानों के लिए मोदी जी ने एक कानून बनाया, किसान उससे सहमत नहीं हुए, तो क्या पूरे देश के खिलाफ हैं? कि हम लोग का ऐसा मानना है कि जब देश बनाते समय समाज के जिन वर्गों के साथ जो वादे किए गए, वो आपके हमारे पुरखों ने वो वादे किए हैं। इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने वो वादे किए। अगर उन्होंने कहा कि देश सेकुलर रहेगा, तो आपके हमारी ये जिम्मेवारी है कि उन वादों के प्रति हम ईमानदार रहें, वादा खिलाफी न करें। अगर संविधान में जो बात कही गई है उसमें कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, तो जिस वर्ग को वो परिवर्तन प्रभावित करेगा, उस वर्ग को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। आप मुसलमानों की बात छोड़िए, किसानों के लिए मोदी जी ने एक कानून बनाया, किसान उससे सहमत नहीं हुए, तो क्या पूरे देश में उसका विरोध नहीं हुआ? क्या किसानों पर बनाए गए कानून को उनको वापस नहीं लेना पड़ा? इसलिए हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी है। उन मुसलमान भाइयों के साथ वादा खिलाफी है जिनको देश के बनते समय ये वादा किया गया कि भाई आपके इन चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी या देश सेकुलर बना रहेगा। तो हम लोग हर परिवार में भी कहते हैं कि अपने बाप दादा के कहे हुए बात का सम्मान करना, ये ही सनातन धर्म की रिवायत है। मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और जो कानून बन रहा है, भाजपा वाले तो दोषी है ही, ये तो हिंदू मुसलमान करते ही है, मुसलमानों को डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर भी है, क्योंकि आज अगर नीतीश कुमार वक्फ के पक्ष में न खड़े हो, उसके लिए वोट न करें, तो ये कानून नहीं बन सकता है। क्योंकि दिल्ली की सरकार उनकी मेजॉरिटी नहीं है। इनके सांसद जो बिहार से जीत कर गए हैं, अगर ये लोग वक्फ के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में कानून नहीं बन सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी से, उनके दल के लोगों से मेरा आग्रह है कि अभी से भी चलिए। अगर आप जेपी और लोहिया की बात करते हैं, गांधी का चित्र लगाकर राजनीति करने का दावा करते हैं, तो गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलिए। गलत बात मत कीजिए, वादा खिलाफी मत कीजिए। भाजपा को भले मुसलमानों ने न बनाया हो, लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमानों ने बनाया है। जहां पर आज नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, 2015 में जब इनकी बुरी तरह हार हो गई थी, मेरी मदद से चुनाव लड़ रहे थे, तब अगर मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं किया होता, तो आज नीतीश कुमार कहीं नहीं रहते। तो जिन मुसलमानों ने आपके लिए लाठी खाई, लाइन में लगे, आपको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद की, उनके खिलाफ इस तरह का कानून बनने में आप सहयोग न करें।
ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और सारे जो मुस्लिम साथी आज जदयू से जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग अभी से भी मुख्यमंत्री को लिख कर दीजिए कि वो वक्त के पक्ष में मतदान न करें, और अगर वो करेंगे तो सारे मुस्लिम साथियों को जदयू छोड़ देना चाहिए, ताकि नीतीश कुमार को भी सबक मिले कि अगर वो वादा खिलाफी करेंगे, पीठ में छुरा घोंपेंगे, तो उस समाज का कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं होगा, चाहे वो मुसलमान हो या बिहार का युवा हो। आप अगर वादा खिलाफी करते हैं तो लोकतंत्र में हम लोग के पास यही अधिकार है कि हम लोग आपका साथ छोड़ दें, आपका साथ न दें, आपको वोट न दें, आपके साथ खड़े न हो। सर, आपके ब्रोशर में 2000 रुपए देने की बात महिलाओं को की गई, युवाओं को भी आप सहायता राशि देने की बात करते हैं। बात होती है कि केंद्र सरकार पर वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा लोड है, ऐसे में आपकी क्या रणनीति है? कैसे आपने कभी पढ़ाई नहीं कि हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हम लोग विश्व स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। हम लोग कोई फ्री में कुछ देने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से 50 साल के उम्र के लोगों को हम लोग बैंकों के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करेंगे, और सब्सिडाइज रेट पर, सरकारी गारंटी पर 4% ब्याज पर लोगों को पूंजी उपलब्ध कराएंगे, ताकि लोग रोजी रोजगार कर सके। उनको भी कुछ फ्री में नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, महिला पुरुष या दिव्यांग और जो विधवा हैं, जो लोग वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, रोजी रोजगार नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग 400 रुपए जो पेंशन मिलता है उसको बढ़ाकर 2000 रुपए करने की बात कर रहे हैं। तो बिहार के, एक मिनट, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ रुपया। अगर उसमें से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना दिया जाए तो वो करीब करीब 3% राशि होती है। तो हम लोग की अपनी सोच ये है कि 3 लाख करोड़ रुपए के बजट में बिहार के वृद्ध लोगों का या असहाय लोगों के लिए 3% राशि अगर खर्च की जा रही है तो वो गलत नहीं है। बाकी हम लोग फ्री में सब कुछ दे देंगे, इसके खिलाफ हैं। ये राजद नहीं है। राजद वालों ने कहा कि हम 2500 रुपया दे देंगे। आप लोग सब पत्रकार हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कैलकुलेटर है, जरा आप जोड़िए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर आप हर महिला को 2500 रुपया महीना देंगे तो साल भर में करीब करीब 1,55,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा। बिहार का योजना बजट है 1 लाख करोड़, और उसमें आप 1.5 लाख करोड़ रुपया दे दीजिएगा, महिलाओं को कहां से पैसा आएगा? तो ये तो सामने से बताया जा रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसको मानने वाले नहीं है। जैसे उन्होंने वादा किया पिछली बार कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, उसी तरह कह रहे हैं हम सबको 2500 रुपया दे देंगे। ये तो जनता के सामने है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि झूठ बोला जा रहा है। देश में बिहार की बात छोड़िए, दिल्ली और गोवा को छोड़ दीजिएगा, 1-2 और छोटे राज्यों को, तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जो अपने दम पर 2500 रुपया या 2000 रुपया समाज में हर व्यक्ति को, हर महिला या पुरुष को दे सके। ये संभव नहीं है। ये कोई अगर कह रहा है तो सिरे से आपको टोपी पहना रहा है, या वो खुद मूर्ख है या पूरे समाज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। सर, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून को कैसे देखती है? अगर आपकी सरकार बनती है तो उसमें संशोधन होगा या ये कानून जारी रहेगा? आपने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है। मैं कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। शराबबंदी का कानून जो है, इसने सिर्फ शराब की दुकानों को बंद किया है। शराबबंदी कहाँ है? शराब तो हर घर में बिक रही है। हम लोग कह रहे हैं, और इससे बिहार की गरीब जनता का 15 से 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। और समाज के सब, और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास, नेताओं के पास। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको बनाया गया है, सबसे ज्यादा कष्ट भी उन्हीं महिलाओं को है। आज शराबबंदी कानून के तहत 1 लाख से ज्यादा गरीब, पिछड़े, वंचित, मुसलमान, दलित समाज के लोग जेलों में हैं। उन घर के महिलाओं की स्थिति जाकर देखिए क्या हो रही है। जितने पैसे वाले लोग हैं वो कोई शराबबंदी में जेल में नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में हैं। कौन लोग हैं ये? उन घरों की महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? जो लाखों लोग जहरीली शराब पीकर जिनका लीवर खराब हो रहा है, गरीब लोगों का, हजारों लोग जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी चिंता कौन करेगा? इसीलिए जनसुराज ने कहा कि ये ढकोसलाबाजी नहीं चलेगा। शराबबंदी अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे में हटा लिया जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है बिहार के साथ। आप लोग सब पत्रकार हैं,
भाजपा के नेताओं से जरा आप लोग पूछिए कि भाई अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो ये बढ़िया वाला मिठाई खाली बिहार को ही क्यों खिलाया जा रहा है? यूपी में भी लागू कर दीजिए। देश में मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में लागू कर दो शराबबंदी। क्या देश की महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए? अगर शराबबंदी से बिहार की महिलाओं को फायदा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो रहा है, जैसा सरकार दावा कर रही है या भाजपाई नेता दावा कर रहे हैं, तो उनसे जरा पूछिए कि भैया इतना बढ़िया अगर है तो योगी जी से बोल के यूपी में भी इसको लागू कर दो। मोदी जी को बोलो कि पूरे देश में लागू कर दे। बिहार के लोगों को इतनी भी नहीं समझ है कि अगर शराबबंदी से फायदा होता तो भाई दूसरे राज्यों में भाजपा वाले इसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये अच्छी वाली मिठाई बिहार के लोगों के लिए क्यों बचा के रखा गया है? इसलिए हम लोग बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करते हैं। ये ढकोसलाबाजी है, पैसा कमाने का रास्ता है और गरीब लोगों का इससे शोषण हो रहा है, बिहार का नुकसान हो रहा है। इसलिए वोट मिले न मिले, चाहे जितना दबाव हो, हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि सरकार बनी तो 1 घंटे में ये ढकोसला वाला शराबबंदी का कानून हटा दिया जाए। सर ईद को लेकर जातीय राजनीति हैं? देश की गिनती अर्थव्यवस्था जी छोटे बच्चे दिल्ली पंजाब में काम करते हैं, जी, ये कब रुकेगा? जन स्वराज की सरकार बनी तो साल भर में मजबूरी में किया जाने वाला पलायन रुक जाएगा। कैसे रुकेगा ये भी बताया कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन बिहार से रुक गया उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। पूंजी के पलायन को रोकने के लिए जो जानकारी आपको दे रहे हैं, बिहार में हर साल बिहार के बैंक 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा जो बिहार के लोगों का है वो दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये पूंजी का पलायन है। आप यहाँ से लोग जाते हैं वो आपको दिखता है, बैंकों से लाखों करोड़ रुपया बिहारियों का जो दूसरे राज्य में जा रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं। पिछले वर्ष 2,60,000 करोड़ रुपया यहाँ के बैंकों ने बिहार से दूसरे राज्य में भेजा है। तो पूंजी का पलायन जिस दिन रुकेगा तब बिहार से पलायन रुकेगा। दूसरी बात, पलायन रोकने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा, ताकि कृषि आधारित जो मजदूर हैं, एक और मजदूर हरियाणा पर पंजाब में जाकर खेती कर रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ खेती करने वाले लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा के किसान को, मनरेगा के तहत मजदूर को किसानी करने वाले से जोड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं कटिहार में मखाने की खेती हो रही है, उसमें मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या की जरूरत है। तो जो भी किसान धान गेहूं की खेती छोड़कर नगदी फसल की खेती करेगा, प्याज उगाएगा, आलू उगाएगा, लहसुन उगाएगा, मखाना उगाएगा, मसाला उगाएगा, उसको मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर दिए जाएंगे, ताकि यहाँ से कृषि आधारित मजदूरों का पलायन रुके। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि बिहार में अगले 5 वर्ष के लिए कम से कम हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग को किसी से मदद भी नहीं चाहिए। बिहार सरकार के पास इतना पैसा है कि अगर हम लोग 4% ब्याज पर यहाँ पर घर घर लोगों को लोन उपलब्ध करा दे तो बिहार के लोगों में वो ताकत है, मेहनत करने का जज्बा है, घर घर में रोजी रोजगार होगा, उससे पलायन रुकेगा। तो ये 3 चीज बता रहे हैं, बैंकों के द्वारा किया जाने वाला पूंजी का पलायन रोकना, दूसरी बात मनरेगा को कृषि से जोड़ना, और तीसरी बात बिहार में रोजगार करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर सरकारी गारंटी पर लोन मुहैया कराना, ताकि घर घर में रोजी रोजगार हो सके, तभी बिहार में पलायन रुकेगा। सर ईद को लेकर सब आते मोदी को कैसे देखते हैं सर आप? चुनाव के दौरान अदर पार्टियों से राजनीतिक दल के लोग स्वराज में भी आ रहे हैं और अन्य पार्टी में जा रहे हैं। जो आपके पास जो स्वराज में जो अन्य दलों से जो आ रहे हैं उसमें कई दागी लोग भी हैं जो स्वराज में भी इन कर चुके, वहाँ के अपने कार्यकर्ता शो कर रहे हैं। इस तरह के नेता क्या कार्रवाई करेंगे? शुरू से ये बात बताई गई, इस पर बहुत चर्चा हुई है कि क्या जन स्वराज में दूसरे दलों में रहे हुए लोगों को आने देना चाहिए या नहीं। हम लोगों ने इस पर चर्चा के बाद जो निर्णय लिया कि भाई किसी भी दूसरे दल में रहे हुए व्यक्ति को आने से रोकने का मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे वोटर के तौर पर आपके पास विकल्प नहीं था तो भी आप गलत आदमी को वोट दे रहे थे। संभव है कि बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता विकल्प न होने की वजह से किसी न किसी दल में थे, आज वो जन स्वराज में आ रहे हैं। आपने कहा कि इनको क्या, आपको ये जरूर बताना चाहिए कि अगर कोई दागी व्यक्ति
शराब माफिया, बालू माफिया, क्रिमिनल, अगर उसको जनसुराज में कोई जिम्मेवारी मिली है तो जरूर आप बताइए। जहां तक टिकटों का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं ऑन रिकॉर्ड, जनसुराज में 2/3 से ज्यादा लोग, वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो कभी जीवन में पहले चुनाव नहीं लड़े हैं, दागी नहीं है, उनका कोई राजनीतिक चरित्र ऐसा नहीं है जिस पर कोई उंगली उठा सके। कुछ लोग अपवाद के तौर पर ऐसे चुनाव लड़ सकते हैं जो पहले राजनीति में सक्रिय रहे या चुनाव लड़े, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी और उनमें भी उन्हीं लोगों को अवसर दिया जाएगा जिनके चरित्र पर कोई बड़ा दाग न हो। सौगातें मोदी चाहे आप कोई व्यवस्था बनाइए, उसमें यह संभव है कि 2-4 लोग गलत आ सकते हैं, लेकिन आज की जो व्यवस्था है जिसमें ज्यादातर गलत लोग हैं, उसमें 2-4 अच्छे लोग आ भी जाते हैं तो वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जनसुराज की सोच ये है कि इतने अच्छे लोग जरूर रहे जनसुराज में कि अगर कोई गलत आ भी जाए तो गलत न कर पाए। देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे सर? सर ओवैसी को आप किस रूप में देखते हैं बिहार में? किसको? ओवैसी को? ओवैसी जी को मैं हैदराबाद का, तेलंगाना का नेता जानता हूँ। पिछले बार उनकी पार्टी ने 4 सीट ली थी सीमांचल में उनकी। भाई जब देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ, बिहार के एक बड़े तबके में राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस से बाहर अलग कोई नए विकल्प की चाहत है। चाहे वो जदयू का समर्थक है, राजद का समर्थक है, भाजपा का समर्थक है, सबके मन में ये बात है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, कुछ नया विकल्प आना चाहिए। वो विकल्प जनसुराज है कि नहीं है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं, ये तो पत्रकार के तौर पर आप भी स्वीकार करेंगे। उसी के तहत पिछली बार बिहार के कुछ क्षेत्रों में ओवैसी साहब लड़ते हुए वो विकल्प के तौर पर दिखे, तो कुछ जगहों पर उनके उम्मीदवारों को वोट मिला। लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, ओवैसी साहब को भी लड़ने का हक है। आपकी पार्टी से अगर गठबंधन होती है तो क्या उसमें आप सहमत होंगे? ओवैसी की अगर आपकी पार्टी, जब मैंने आपको कह दिया कि गठबंधन हो ही नहीं सकता है, तो 243 सीट है, इसके बाहर कोई गठबंधन होता हो तैयार है तो उससे बात की जाए। क्या चिराग अगर आपके साथ आते हैं तो क्या उनके साथ? अरे भाई, दुनिया में कोई आ जाए, चिराग आए, दीपक आए, लालटेन आए, हाथ आए, कोई सवाल नहीं है। कितनी बार कहें? सर वो आपको अपना दोस्त, अच्छा मित्र बताते दोस्त हैं। मेरे बहुत लोग दोस्त हैं, चिराग मेरे दोस्त हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, देश की युवा नेता हैं, बिहार में जात पात से ऊपर उठकर विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति अलग है। वो भाजपा के साथ राजनीति करते हैं, हमारी राजनीति अलग है। कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी पे आप कुछ बोलना चाहिएगा, जैसे महाराष्ट्र में जाके है। देखिए, कुणाल कामरा जो हैं वो भी मेरे दोस्त हैं और विदूषक हैं, स्टैंडिंग कॉमेडियन जिसको कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जिसको आप कहते हैं। कुछ बात उन्होंने कही है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। अब जो बात उन्होंने कही है उसकी जांच होने दीजिए, लेकिन जहां तक मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता हूं, उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। वो आदमी, जो लोग ये समझ रहे हैं कि राजनीति करेगा, वो आदमी राजनीति नहीं करेगा। वो आदमी रहता है पुडुचेरी में, और वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करते हैं, साथ में कुछ ये स्टैंड अप कॉमेडियन का भी काम करते हैं। उस आदमी के दिल में कोई राजनीतिक विद्वेष वाली बात नहीं है। ये लोग देश को प्यार करने वाले लोग हैं। शब्दों के चयन में कुछ गलती हो सकती है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। अगर उन्होंने शब्दों के चयन में कोई गलती की है तो जो यहाँ का कानून है उसके अनुरूप उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति देश के या देश के संविधान के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। सर, सपा सांसद ने एक राज्यसभा में सर सीमांचल के इलाके में, और सीमांचल में शिक्षा, भ्रष्टाचार ये तो मुद्दा है ही, लेकिन चुनाव आते ही कुछ और मुद्दा हो जाता है, घुसपैठ पे चर्चा होती है, लव जिहाद पे चर्चा। अरे भाई, ये अमित शाह आएंगे तो इसके अलावा क्या बात करेंगे? सीमांचल में क्या होगा? चंपारण में भी जाकर यही बात करेंगे, यूपी कुशीनगर में भी जाकर यही बात करेंगे, बंगाल जाएंगे तो यही बात करेंगे। मोदी जी ने जो भाषण राजस्थान में दिया वो सीमांचल में आकर थोड़ी न दिया था कि आपका भैंस चोरी हो जाएगा। क्या लगता है ये मुद्दा है या नहीं है? ये घुसपैठ, भाई देखिए, राजनीति में मुद्दा हो या ना हो, उसको मुद्दा आदमी बनाता है। अब लालू जी आएंगे तो वो भी मुद्दा बनाएंगे, तभी तो मुसलमान डरेगा, तभी तो उनको वोट देगा। जब आपने काम नहीं किया
जब आपने काम नहीं किया, सीमांचल की इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी लालू जी को, कांग्रेस को वोट देती रही है और उनके बच्चों का कुछ भला नहीं हुआ, तो अब आकर आप क्या कहिएगा? कोई ना कोई कहानी बताइएगा, उनको डराइएगा, उनको बताइएगा कि भाजपा वाले आके तुमको भगाने वाले हैं। भाई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देश का संविधान है, हर नागरिक को अधिकार है और कोई किसी को डरा नहीं सकता है। हर व्यक्ति को अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो सही लगे उसको चुनना चाहिए, उसको आगे वोट देना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए।